हेलो गाइस, स्वागत है आपका एसटीडी डीपली चैनल में। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 कृषि के बारे में। अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में जूड़ तक सब कुछ डिटेल में एसटीडी कर लिया था और आज हम प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार से लेकर के पूरा चैप्टर पार्ट 3 में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहले बताया गया है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो गया है। तो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी नहीं है उतनी अच्छी, पहले वाली पुरानी वाली टेक्नोलॉजी अभी ही यूज हो रही है। संस्थागत परिवर्तन, जो संस्थाएं हैं वो कृषि में किसी प्रकार का परिवर्तन कर ही नहीं रही हैं और इन सब के अभाव से क्या हुआ है, लगातार भूमि के प्रयोग से हम लोग लगातार भूमि का प्रयोग कर रहे हैं और लगातार भूमि के प्रयोग से क्या होती है, उसकी उर्वरक क्षमता भी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो इससे क्या हुआ, कृषि का विकास अवरुद्ध हो गया है तथा इसकी गति मंद हो गई है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश में बहुत बड़े इलाके में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरकता पर निर्भर हैं। सिंचाई के संसाधनों का विकास हो गया, बहुत सारे क्षेत्रों में विकास हुआ है, लेकिन वहाँ पर अभी भी लोग मानसून पर और उसकी उर्वरकता पर ही निर्भर हैं कि भूमि की उर्वरकता अच्छी हुई तो उत्पादन होगा, वरना नहीं होगा। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है। तो जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या को क्या चाहिए, उसको जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे खाद्य की आवश्यकता भी बढ़ रही है, भोजन की आवश्यकता लोगों में बढ़ रही है। इसीलिए भाई ये महत्वपूर्ण चुनौती है। 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी और संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। ये 60% जो अगर पूरे भारत में कुल 60% लोगों के ये आजीविका प्रदान करती है, कृषि में ज़्यादातर लोगों को आजीविका मिलती है, फिर भी ये कुछ गंभीर तकनीकी और संस्थागत सुधारों लाने की आवश्यकता है। इसमें कुछ तकनीकी टेक्नोलॉजी लाने की आवश्यकता है और संस्थाएं इसमें कुछ सुधार करें। स्वतंत्रता के पश्चात देश की संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी की गई। संस्थागत सुधार करने के लिए क्या किया गया, चकबंदी की गई, क्योंकि पुश्तैनी अधिकार के कारण जमीन अलग अलग बट गई थी। जैसे किसी के पिता के 2 बेटे हैं तो जब बंटवारा हुआ तो भूमि बट गई दो लोगों में, तो वही किया गया कि चकबंदी कर दी गई, दोनों को जमीनों को जोड़ दिया गया। सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने की प्राथमिकता दी गई। सहकारिता और जमींदारी की किसी का पर्सनल ज़मीन है, जो ज़मींदार लोग रहते थे वो किसी को ज़मीन नहीं देते, ज़्यादातर ज़मीन रखते थे खुद अपने पास, को उसको समाप्त करने की प्राथमिकता दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। प्रथम पंचवर्षीय योजना जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी। इनका मुख्य लक्ष्य था कि भूमि का सुधार हो। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण या टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। पुश्तैनी अधिकार वही जो हम समझाए कि किसी के 2 बच्चे हैं, बाद में भूमि का बंटवारा हो गया, अलग अलग लोगों के पास भूमि पहुंच गई, बंटवारा हुआ तो उसको चकबंदी की गई, एक कर दिया गया। भूमि सुधार के कानून तो बने परंतु इसके लागू करने में ढील की गई। भूमि सुधार के कानून कुछ बनाए गए प्रथम पंचवर्षीय योजना में, लेकिन इसके लागू करने में भाई बहुत ढील दी गई थी। 1960 और 1970 के दशक में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति जैसे कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ की। देखो, हरित क्रांति अभी दिया है वैसे चैप्टर में, श्वेत क्रांति भी दिया है। हरित क्रांति में अच्छे उर्वरक क्षमता वाले बीजों और उर्वरकों का उपयोग किया गया, जिससे कि क्या हो, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया ताकि भूमि उत्पादन क्षमता बढ़ जाए भूमि में। और ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया गया, अच्छी नस्लों वाले पशु को बढ़ावा दिया गया, ये सब करके ताकि दूध का उत्पादन बढ़ सके। परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। इसके कारण हर क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। वैसे हरित क्रांति के एक साइड इफेक्ट ये थे कि ज़्यादा उर्वरक का उपयोग करने से भूमि की जो उर्वरक क्षमता थी खुद की, वो खत्म हो गई। इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय जो है वो कार्बनिक खेती है। अगर हम कार्बनिक खेती करें तो भूमि अच्छे से रहेगी, उसकी उर्वरक क्षमता भी नहीं खत्म होगी और ऊपर से उत्पादन भी अच्छे से होगा। इसलिए 1980 तथा 1990 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया।
1980 और 1990 के दशक में व्यापक भूमि सुधार आंदोलन शुरू किया गया। संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। संस्थागत सुधार थे, संस्थाएं सुधार कर रही थी, और तकनीकी टेक्नोलॉजी में थोड़ा और सुधार हुआ और सुधार आया। हम ट्रैक्टर का यूज़ करने लगे थे, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में सुधार आया। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के कारण फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सरकारी समितियों और बैंकों की स्थापना की गई। देखो, जब पहले क्या होता था, जब बाढ़ आ जाती थी, चक्रवात आते थे या आग लग जाती थी, बीमारी के कारण जब फसल खराब हो जाती थी, तो किसान क्या करते थे, वो सुसाइड कर लेते थे लगभग। तो इसको बदलने के लिए क्या किया गया है, सरकार ने ग्रामीण बैंकों की स्थापना की है और सहकारी समितियों बैंकों की स्थापना की है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना चालू किया है ताकि अगर फसल खराब होती है तो उन्हें कुछ पैसे इसके बदले में दिए जा सकें। और ग्रामीण बैंकों की स्थापना करने से क्या लाभ हुए कि भाई किसान लोग मांगते थे, जब किसी ज़मींदार से पैसे मांगते थे तो वो लोग बहुत ज़्यादा इनका शोषण भी करते थे। इसलिए ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई ताकि कम दर पर इन्हें बढ़िया से पैसे दिए जा सकें। किसान के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्ति दुर्घटना बीमा योजना शुरू किया ताकि भाई इनको लाभ मिले। इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड, अगर इनकी फसल खराब हो जाती है तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना से क्या कर सकते हैं, उसके लिए कुछ पैसे पा सकते हैं। और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, अगर इनकी किसी कार का दुर्घटना हो जाती है तब भी इन्हें पैसे दिए जाते हैं। अब इसे PAICS भी कहते हैं, भी शुरू की गई। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। देखो, आकाशवाणी पे हम लोग जब मौसम का पता लगा लेते हैं कि हाँ बारिश होने वाली है 2-3 दिन बाद, तो किसान लोग क्या करते हैं, अगर उनको फसल काटना होता है तो 2-3 दिन पहले ही काट लेते हैं, जिससे उनकी जो फसल खराब होने से बच जाती है। तो यही फ़ायदा होता है, इसलिए बुलेटिन में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लिए लाभदायक खरीद मूल्य सरकार घोषणा करती है। जो ये बिचौलियों, मतलब जो लोग होते हैं, कुछ लोग कि कम करते रहते हैं, जब किसान बेचने जाते हैं तो वे कम से कम उनको मूल्य देते हैं, कम से कम पैसे देते हैं उसके लिए। तो इन सबसे बचाने के लिए सरकार ने खुद न्यूनतम मूल्य कि इतने मूल्य से नीचे किसान अपनी उपज नहीं बेचेंगे, तो इसकी स्थापना की है। फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों को सरकार घोषणा करती है। भूदान, ग्रामदान, इसे रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं, वैसे अभी आप पढ़ेंगे। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने उनके सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया, को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया। उनकी गांधी जी की ग्राम स्वराज अवधारणा में गहरी आस्था थी। गांधी जी का मानना था कि जो वास्तविक भारत गांव में बसता है, तो उनकी भी इसमें गहरी अवधारणा थी। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेश को, जब गांधी जी की मृत्यु हो गई तो उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश में पद यात्रा की। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के एक गांव पंचमपल्ली में बोल रहे थे तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीण ने उनसे अपनी आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। तो देखो, ये एक बार पंचमल्ली में भाषण दे रहे थे, तो कुछ किसान थे जो भूमिहीन थे, अब उनके पास अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भूमि भी नहीं थी, तो उन्होंने इनसे भूमि मांगी कि हमें भूमि आप दिलाइए। तो विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वादा तो नहीं किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि वे सहकारी खेती करें तो वे भारत सरकार से बात करके उनके लिए ज़मीन मुहैया करा सकते हैं। तो विनोबा भावे ने ये कहा कि तुरंत ये नहीं कहा कि हम आपको ज़मीन दे ही देंगे, उन्होंने बस एक आश्वासन दिया कि अगर वे सहकारी, मतलब सरकार से वो करके खेती करें तो क्या होगा कि वे भारत सरकार से बात करेंगे और उनके लिए ज़मीन मुहैया कराएंगे। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए। देखो, ये एक ज़मींदार थे, बड़े ज़मींदार थे। वे जब ये देखा उन्होंने, तो वो भी अचानक से खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। उन्होंने कहा हमारे पास भूमि है, हमारी भूमि ले लो। 80 लोग थे, 80 एकड़ भूमि सबको बांट दी। इसे भूदान नाम से जाना गया। भू मतलब भूमि, दान मतलब का दान। भूमि का दान उन्होंने किया, इसलिए इसे भूदान के नाम से जाना गया।
भारत में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपना यह विचार पूरे देश में फैलाया। कुछ जमींदारों ने जो उनके गांव में के मालिक थे, देखो अपने इस विचार को कि भूदान करो सब लोग, इसको फैलाया विचार को। कुछ जमींदारों ने जो अनेक गांव के मालिक थे, वो जमींदार जो गांव के मालिक थे, भूमिहीन को पूरा गांव देने की पेशकश की। उन्होंने तो पूरा गांव देने की पेशकश कर दी। और गांव यानी कि ग्राम, दान मतलब का दान, तो इसे ग्राम दान कहा गया। परंतु कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक ही हिस्सा दान किया। और जब कुछ जमींदार देखे कि हाँ सब लोग दान कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए, करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने एक छोटा सा हिस्सा ही दान किया। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का भी नाम दिया गया। तो इसमें कोई मार दंगा नहीं हुआ, इसीलिए इसे रक्तहीन क्रांति का नाम दिया गया। कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और उत्पादन में योगदान। तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी रही है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान अनुपात 1951 से लगातार घटने के उपरांत भी 2010 और 11 में देश की लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार व आजीविका का साधन था। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि कृषि क्षेत्र में सभी उत्पादन के अंतिम वस्तुओं का कुल योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अब कृषि में जितना उत्पादन हुआ है उसका कुल योग कर लेंगे तो उससे हमें कृषि का सकल घरेलू उत्पाद मिलेगा। तो उसकी कमी हो रही है, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कम हो रहा है, यानी कि कृषि में उत्पादन क्षमता कम हो रही, उतना उत्पादन नहीं हो रहा। तो इसके बाद भी यह 2010 और 11 की लगभग 52% जनसंख्या को रोजगार व आजीविका का साधन है। ज़्यादातर लोगों को तब भी भले उत्पादन कम होता है लेकिन तब भी ये रोजगार प्रदान करती है। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसान भी किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रतिरोध अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएंगे, जो समाज के लिए व्यापक निहितार्थ है। अगर कृषि में अगर ज़्यादा फसलें नहीं होंगी, ज़्यादा उत्पादन नहीं होगा, खाद्य पदार्थ लोगों को नहीं मिलेंगे, तो और जो क्षेत्र हैं वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी गिरावट आएगी। तो इसीलिए इसका उत्पादन होना जरूरी है। अगर कृषि का उत्पादन कम होगा, कि कोई भी अगर खाद्य पदार्थ की कमी होगी तो सामान महंगे हो जाएंगे, जिससे हम लोगों को यही दिक्कत होगी। इसीलिए कृषि में सुधार करने की ज़रूरत है। कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए हैं। भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। देखो क्या किया गया है, कृषि अनुसंधान परिषद की कोई भी दिक्कत हो तो वहाँ पे जाकर बताया जा सके, वहाँ पे नॉलेज कृषि के बारे में सबको ज्ञान दिया जा सके। कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, ताकि जिनको कृषि सीखना हो उसके लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, ताकि सबको ज़्यादा इसके बारे में जानकारी दी जा सके। पशु चिकित्सा सेवाएं, अब पशु जो किसान कुछ होते हैं, पशु जो पालते हैं वो भी, तो उसके लिए चिकित्सा सेवाएं शुरू की गई, ताकि अगर पशु बीमार हो तो उनका सेवा किया जा सके, उनका तबीयत मतलब जो उनकी हालत सही किया जा सके। पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। बागवानी विकास, मौसम विज्ञान, बागवानी विकास भी किया गया। मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को वरीयता दी गई। भाई मौसम विज्ञान से क्या किया गया कि मौसम का पूर्वानुमान पहले से मतलब मौसम का पता चल जाता है, तो किसान अपनी फसल को आराम से टाइमली काट सकते हैं, बो सकते हैं, की वरीयता दी गई। तालिका 4.1 स्पष्ट होता है कि पिछले वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है, परंतु उसके देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार का अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। कि मतलब यार क्या हुआ है ना कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है, परंतु इसके देश में पर्याप्त रोजगार अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे, पर्याप्त रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि तो हुई है, सकल घरेलू कृषि में नहीं, सकल घरेलू उत्पाद देश के सभी वस्तुओं के उत्पादन का सभी अंतिम योग अर्थव्यवस्था के चैप्टर में आप पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में। मतलब कृषि में विकास दर कम हो रही है, अब उतना विकास कृषि में नहीं हो रहा है।
जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। भाई कृषि में विकास नहीं होगा तो हम लोग खाना कहाँ से खाएंगे? तो इसीलिए इसके विकास होना जरूरी है। वर्तमान में भारतीय किसान को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। तो भारतीय किसानों को देखो, भारतीय किसानों में क्या है, वो लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का एक बड़ी चुनौती। और अंतर्राष्ट्रीय अगर दूसरे देशों में देखें तो वो लोग भाई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, अच्छे अच्छे बीजों का उपयोग कर रहे हैं, उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं, तो वहाँ उत्पादन ज़्यादा होता है। इसीलिए अगर हम विदेशी बाजार में हमारे खाद्य पदार्थ जाते भी हैं तो उतना बिकते नहीं है, इसी रीजन से, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी की कमी है। कृषि सेक्टर में विशेष रूप से करना पड़ रहा है। वही रासायनिक उर्वरक पर सहायकी कम करने से उत्पादन लागत बढ़ रही है। जब रासायनिक उर्वरक में क्या हुआ, उसका सहायकी कम करने से उत्पादन लागत बढ़ रही है। जब हम लोग रासायनिक उर्वरक में ज़्यादा महंगा कर देंगे तो भाई कैसे किसान अपना उपज मतलब बढ़ाएंगे? तो इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादों पर आयात कर घटने से भी देश में कृषि का हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। मतलब आयात, जब कोई देश का दूसरे देश से जब कोई वस्तु हमारे देश में जब आती है तो बॉर्डर पर क्या लगता है, उस पर कुछ आयात कर भी लगाया जा सकता है सरकार के द्वारा। तो सरकार ने क्या किया है, आयात कर घटा दिया है कि भाई आराम से तुम अपना सामान इंडिया में भेजो, हम आप पे आयात कर ज़्यादा नहीं लेंगे। अब जब आयात कर जब बढ़ा देती है तो जो कंपनी वहाँ से भेज रही है सामान इंडिया में, वो इंडिया जो आयात कर जो बढ़ाई है उससे अपने सामान का दाम भी इंडिया में बढ़ाना पड़ता है। तो इसलिए किसानों को दिक्कत नहीं होती। अब किसान जो अपनी उपज बेचते हैं तो उनकी महंगी रहती है, वो लोग सस्ते में बेच देते हैं क्योंकि वहाँ उत्पादन ज़्यादा होता है। इसलिए क्या हुआ है, कृषि पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है, भारतीय किसान पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। किसान कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, जिसके कारण कृषि में रोजगार घट रहे हैं। किसान कृषि में उतना पैसा नहीं लगा रहे हैं, इसी के कारण कृषि रोजगार घट रहे हैं। वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। वैश्वीकरण मतलब आयात और निर्यात द्वारा दो देशों का आपस में जुड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। मान लो कि भारत में कोई सामान उत्पादन हो रहा है, दूसरे देश में हो रहा है, तो उसका भारत में आना जाना, तो वही है वैश्वीकरण। अब इसकी तो बहुत बड़ी डिफिनीशन हो सकती है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, आयात और निर्यात से जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। लेकिन हम वो बताएंगे जो आपको समझ में आए। उपनिवेश काल में यही स्थिति मौजूद थी। उपनिवेश काल मतलब अंग्रेजों जब भारत को गुलाम बनाए थे तब ऐसी स्थिति मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए तो उस समय भी भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे। जब यूरोपीय आए ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर, तब भी उस समय क्या होता था, भारतीय मसाले विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे, विभिन्न देशों में भेजे जाते थे। और दक्षिणी भारत में किसान को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। दक्षिणी भारत में कर्नाटक, केरल, इन सब भागों में प्रोत्साहित किया जाता था इन सब फसलों को कि वो लोग मसाले उगाएं। आज भी देखें तो केरल में मसाले का उत्पादन ज़्यादा होता है, मसालों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। आज भी गर्म मसाले भारत के निर्यात किए जाने वाले मुख्य वस्तुओं में शामिल हैं। जो मसाले भी हैं जिनका निर्यात बहुत ज़्यादा होता है। ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए। कपास का उत्पादन ज़्यादा होता था पहले भारत में, तो वो लोग इसकी ओर आकर्षित हुए और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया। देखो, कपास है एक कच्चा माल, तो इससे क्या करते थे कि वो ब्रिटेन में निर्यात कर देते थे, ब्रिटेन में भेज देते थे और वहाँ से क्या होता था, बनी बनाई आराम से वस्तुएं, वस्त्र पूरा वस्त्र बनाते थे यही कपास का, और उसे ला करके इंडिया में ही बेच देते थे। तो मैनचेस्टर, अहमदाबाद को कहते हैं मैनचेस्टर, और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने वाले उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता पर फली फूली। आपने 1917 में बिहार में हुए चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा है। 1917 में क्या हुआ था, बिहार में चंपारण आंदोलन हुआ था। किसानों को क्या किया गया था, नील की खेती के लिए बाध्य किया गया था कि आपको नील ही उगाना है। अब जो भाई जिसके पास कम खेत है वो भी नील उगाए, जिसके पास, अगर ये होता कि यहाँ जिसके पास ज़्यादा खेत है वो नील उगाएं, थोड़े से भाग पर नील उगाएं तो ठीक था। लेकिन अब वो नील ही उगाएं और सब अपनी ज़रूरत की फसलें ना उगाएं तो अच्छी बात नहीं है।
तो इसीलिए 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ। इसकी शुरुआत इसलिए हुई कि इस क्षेत्र में किसान पर नील की खेती करने के लिए दबाव डाला गया। अंग्रेजों ने दबाव डाला कि आप लोग नील की खेती करिए। नील की खेती क्यों करने के लिए वो दबाव डाल रहे थे? ताकि वो नील को ब्रिटेन में निर्यात करें और वस्त्र को जो वस्त्र बना रहे हैं वो लोग कपास से, उन वस्त्रों को कलर करने के लिए नील का उत्पादन इंडिया में कर रहे थे। नील ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल है, कच्चा माल था, ये भी कच्चा माल ही तो था। ये किसान इसलिए भड़के क्योंकि उन्हें अपने उपभोग के लिए अनाज उगाने से मना कर दिया गया था। अब उन्हें क्या किया गया था? केवल और केवल वे अंग्रेजों ने कहा कि आप केवल और केवल नील उगाएंगे। तो उन लोगों की कुछ ज़रूरतें थी, उन्हें कुछ अनाज खाना था, तो उन लोगों को इस चीज़ के लिए मना कर दिया गया था, इसलिए ये किसान भड़के। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1990 के बाद जब वैश्वीकरण शुरू हुआ तो भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों में से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ है। इतना इसमें उत्पादन होता है, चाय, कपास, इन सब का बहुत उत्पादन होता है, तब भी ये भारतीय कृषि जो है विश्व में स्पर्धा करने में असमर्थ है। विश्व में अगर से बेचना हो सामान तब भी वो टिक नहीं पाएगी, क्योंकि उन देशों में कृषि की अत्यधिक सहायता दी जाती है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, सरकार उन लोग को सहायता देती है, प्रोत्साहित करती है किसानों की आप उत्पादन कीजिए। ये देख सकते हैं हम लोग, ये पिक्चर, टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, ऊतक संवर्धन हो रहा है यहाँ पे पेड़ों का। आज भारतीय कृषि दोहरे पर है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो सीमांत और छोटे किसानों को स्थिति सुधारने पर जोर देना होगा। अगर इसे भाई हम लोगों को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो सीमांत और जो छोटे किसान है ना, उनकी स्थिति पर सुधार करने के लिए जोर देना होगा। हरित क्रांति ने लंबा चौड़ा वादा किया, परंतु आज यह कई विवादों से घिरी हुई है। देखो, हरित क्रांति ने क्या कहा था कि हम आप जैसे अगर हरित क्रांति असली मतलब अच्छी उर्वरक का उपयोग करें, अच्छे बीजों का उपयोग करें, तो इससे क्या होगा? उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। उसने ये वादा किया कि हरित क्रांति करो, बहुत अच्छा है, पर आरोप लगाया जा रहा है। तो वो क्या हुआ हरित क्रांति से कि ज़्यादा रासायनिक उर्वरक का उपयोग करने से भूमि की जो उर्वरक क्षमता थी नेचुरल वाली, वो खत्म हो गई। तो इसीलिए यह आरोप लगाया जाता है कि हरित क्रांति के दौरान रसायनों का अधिक प्रयोग जल भ्रतों, देखो ज़्यादा सिंचाई के कारण के सूखने और जैव विविधता विलुप्त होने के कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। अगर ज़्यादा उर्वरक का उपयोग करेंगे तो भूमि की उर्वरक क्षमता खत्म हो जाएगी। देखो, निम्नीकरण का अर्थ ये हुआ भूमि की उर्वरक क्षमता का खत्म होना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। आज जीन क्रांति संकेत शब्द है जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग सम्मिलित है। जीन क्रांति आजकल क्या हो रहा है कि दो पौधों को संकरण कराया जाता है और एक अच्छे किस्म के पौधे का उत्पादन होता है, एक अच्छा किस्म का पौधा बनता है। तो वही है जेनेटिक इंजीनियरिंग, बीजों की नई संकर किस्मों का आविष्कार करने में शक्तिशाली पूरक के रूप में मानी जाती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या हो रही है? बीज की नई संकर, अभी बताए थे ना, संकरण कराया जा रहा है, एक नए बीज का उत्पादन होता है जिसमें दोनों की क्षमता होती है। मान लो एक पौधा है जिसकी जड़ मजबूत है और दूसरा पौधा है जिसमें फल अच्छे से होता है लेकिन उसकी जड़ नहीं मजबूत है, तो दोनों का ऊतक संवर्धन दोनों में मिक्स करा देंगे। अब दोनों के गुण आ जाएंगे उसमें जड़ भी मजबूत हो जाएगी और फल भी अच्छे से लगेंगे, तो प्रॉफिट हो जाएगा इसमें। हाँ, अब चैप्टर खत्म होने वाला है और ये आप पढ़ लीजिएगा। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ से। अभी विकसित और विकासशील देशों में कीटनाशकों के भारी उपयोग से संबंधित समस्याएं सामने आ रही हैं। देखो, विकसित और विकासशील देशों में जब कीटनाशक ज्यादा उपयोग करेंगे तब भी दिक्कत हो जाएगी, भूमि निम्नीकरण होगा। वास्तव में कार्बनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन है। कार्बनिक कृषि बहुत अच्छी कृषि है। इसमें प्राकृतिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक उर्वरक जैसे हो गया, जब पत्तियां होगी, सड़ी गली चीज़ों का उपयोग करते हैं, गोबर का उपयोग करते हैं, अधिक प्रचलन है, क्योंकि यह उर्वरक और कीटनाशकों जैसे कारखानों में निर्मित रसायनों के बिना की जाती है। यह उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग इसमें नहीं होता है, इसलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए पर्यावरण पर क्या होता है, इस पर कोई निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार
कि जोतों पर यदि खगानों की खेती ही होती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। क्या है, अगर ऐसे ही जोतों का आकार अगर सही से एकीकरण नहीं किया गया तो भारतीय कृषि इतना नहीं हो जाएगी, भविष्य अंधकारमय, भविष्य में जितना उत्पादन अभी हो रहा है उतना भी नहीं होगा। भारत में लगभग 83.3 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं। 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर है। इस प्रकार यह एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम भूमि आ पाती है। एक व्यक्ति, बताओ, एक व्यक्ति आधा हेक्टेयर से भी कम भूमि पर उत्पादन करेगा तो उससे ज़्यादा उत्पादन होगा ही नहीं। विज्ञान भी कहता है कि अगर खेतों का आकार बड़ा हो तो इसमें ज़्यादा उत्पादन हो सकता है, इससे आमदनी अधिक होगी और इसके साथ पर्यावरण निम्नीकरण में कमी आएगी। रुको यहाँ से पढ़ना है। भारतीय किसान को शस्यावर्तन करना चाहिए। शस्यावर्तन क्या मतलब एक फसल जब बोते हैं उसके बाद जब भूमि को हम उसको काटते हैं, फसल बोते हैं, काटते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरी फसल बो सकते हैं, बहुफसलीकरण प्रणाली चला सकते हैं। एक साल में 2-3 प्रकार की फसलों को बो सकते हैं। शस्यावर्धन करना चाहिए और खगानों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। जो खगानों को हम उत्पादन करते हैं, जैसे हो गया हम लोग क्या धान गेहूं का उत्पादन करते हैं, तो इसको ज़्यादा कीमत पर बेचा नहीं जाता, सरकार लेती नहीं है, तो इसके स्थान पर कीमती फसलें उगाने चाहिए। जैसे टमाटर हो गया, गन्ना हो गया, इसे हम कोई भी कंपनी को बेच सकते हैं, शुगर मिल को बेच सकते हैं, तो हमें पैसे दे सकते हैं। इससे आमदनी अधिक होगी और इसके साथ पर्यावरण निम्नीकरण में कमी आएगी। इससे आमदनी भी अधिक होगी और पर्यावरण में जो निम्नीकरण होता है वो उसमें कमी आएगी। फलों, औषधीय पौधों, बायोडीजल फसलों, जटरोफा और जोजोबा, ये बायोडीजल फसल है। फूलों और सब्जियों को उगाने के लिए चावल या गन्ने की बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। देखो इसमें क्या होता है, चावल और गन्ने में बहुत अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, बहुत अधिक सिंचाई करना पड़ता है। और अगर हम फूल सब्जियां ये सब ज़्यादा उगाएं तो इसमें भाई इतना सिंचाई भी नहीं करना पड़ता, आराम से हो भी जाता है। अगर हम इसे बेचेंगे तो मार्केट से पैसे तो कमाएंगे। तो भारत में जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगाकर उपयोग किया जा सकता है। भारत में क्या करते हैं हम लोग, जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगाकर उपयोग किया जा सकता है। जलवायु विविधता जो है उससे हम विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगाएं, उससे हम लोग को लाभ ज़्यादा होगा। एनसीईआरटी हमें यही बोल रही है कि अगर हम ज़्यादा अच्छी वो जो ज़्यादा पैसे प्रदान करें, जैसे टमाटर हो गया, ये सब हो गया, ऐसे फलों का उत्पादन करें, फूलों का उत्पादन करें, तो इसे जब हम बेचेंगे तो हमें पैसे तो मिलेंगे। तो इसी के साथ चैप्टर होता है ख़त्म। ये आप पढ़ लीजिएगा, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। एंड पूरा चैप्टर, ये आज पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कृषि का पूरा चैप्टर कंप्लीट। और पार्ट देखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ पे लिंक हम दे देंगे, आप देख लीजिएगा। और एनसीईआरटी एक बार खुद से ज़रूर पढ़िए क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी अगर आप एक बार नहीं 2-3-4 बार पढ़िए, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, बोर्ड एग्जाम हो चाहे कोई कंपटीशन हो, बड़ा अच्छा जाने वाला है। एनसीईआरटी पर लोग ध्यान नहीं देते लेकिन एनसीईआरटी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम ऐसे आपको समझाए हैं ताकि आप एनसीईआरटी को जब खुद से पढ़ें तो आपको समझ में आए, बोरियत ना फील हो, समझ में आएगा। अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से चैप्टर, अभी तक आपने पढ़ा है, सारा वीडियो देख रहा है, तो आप पढ़ोगे तो आपको लगभग में समझ आएगा। तो इसीलिए हम एनसीईआरटी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। एंड चैप्टर तो ख़त्म हो चुका है। एंड ये मेरी वैसे तो तीसरी वीडियो थी, 2 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, ये 3rd पार्ट था। इसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। अभी हम नए हो सकता है हमें कोई दिक्कत हो तो नेक्स्ट बार हम कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बताइए, हम नेक्स्ट बार सुधारेंगे। वैसे आप मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी लेकिन फिर भी हम सोचे कि लाओ बना देते हैं, पढ़ा देते हैं। हमें पढ़ाना अच्छा लगता है इसलिए हम पढ़ाते हैं। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।